तो बेटे कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों में आज हमें पढ़नी है विधि नंबर 9। तो कार्बनिक यौगिकों के शोधन की आज हमारे पास 9वीं विधि है जिसका नाम है वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी। अब वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और कहाँ इस्तेमाल होती है इसके बारे में आज हमें बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर हम इस मेथड का यूज कैसे कार्बनिक पदार्थों के शोधन में करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, वैसे तो मैं लास्ट में बताऊंगा ही कि क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस का क्या क्या हैं, इसकी कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। पर अभी एक छोटी सी बात सुनो ध्यान से। आपको पता है कि हमने अब तक बहुत सारी विधियां पढ़ ली हैं कार्बनिक यौगिकों के शोधन की। अब तक कितनी विधियां पढ़ ली हैं? 8। ये 9वीं विधि है। पहली विधि क्या थी? एक विधि हमने पढ़ी थी क्रिस्टलन, जिसे आप साधारण क्रिस्टलन भी कहते हो। फिर हमने पढ़ी प्रभाजी क्रिस्टलन, प्रभाजी क्रिस्टलन के बाद हमने ऊर्ध्वपातन पढ़ी, ऊर्ध्वपातन के बाद हमने पढ़ी, ऊर्ध्वपातन के बाद क्या पढ़ी थी? साधारण आसवन। फिर प्रभाजी आसवन पढ़ा, प्रभाजी आसवन के बाद फिर हमने भाप आसवन पढ़ा, भाप आसवन विधि के बाद हमने पढ़ा निर्वात आसवन या कम दाब पर आसवन। उसके बाद 8वें नंबर पे हमने पढ़ी थी विभेदी निष्कर्षण, और विभेदी निष्कर्षण के बाद ये 9वीं विधि है। तो यदि मैं आपको कहूं कि ये जो हमने इससे पहले 8 विधियां पढ़ी हैं, उन 8 विधियों में से किसी भी विधि के द्वारा यदि एक कार्बनिक पदार्थ ऐसा है आपके पास कि उन 8 विधि में से कोई सी भी विधि के द्वारा उस कार्बनिक पदार्थ का शोधन नहीं हो पा रहा है, तो उस कार्बनिक पदार्थ का शोधन इस विधि से होगा, वर्ण लेखन से या क्रोमेटोग्राफी से। ध्यान से सुनो, जैसे मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास कार्बनिक यौगिक का जो सैंपल है वो 2 मिलीग्राम है, 2 mg है, मान लो मिलीग्राम कह दो या मिलीलीटर में कह दो यदि लिक्विड है। मान लो मैं कहूं कि मेरे पास 2 ml सैंपल है और 2 ml का आपको जो है शोधन करना है, तो 2 ml का आप कैसे क्रिस्टलन करोगे, या साधारण क्रिस्टलन या प्रभाजी क्रिस्टलन या ऊर्ध्वपातन, या फिर आप ऊर्ध्वपातन के बाद आसवन में भी कोई सी विधि कैसे लगाओगे? 2 ml सैंपल दे रखा मैंने आपको या 2 मिलीग्राम दे रखा सैंपल। तो जब आपके पास कार्बनिक यौगिक की मात्रा बहुत कम होती है ना, तो ये 8 विधियां जो अब तक हमने पढ़ी है वे सारी फेल हो जाती हैं। और जब कोई पदार्थ ऐसा हो जो जिसके मान लो मैं दो आपको पदार्थों का मिश्रण दे रहा हूं और दोनों के क्वथनांक बहुत ही नजदीक हैं। मैंने आपको प्रभाजी आसवन में सिखाया था कि यदि दोनों पदार्थों के क्वथनांकों में 40 डिग्री सी से कम का अंतर है तो आप प्रभाजी आसवन विधि लगा सकते हो। और यदि मैं कह दूं कि एक पदार्थ का क्वथनांक तो है 102 डिग्री और एक का है 104 डिग्री, तो ये तो बहुत कम अंतर हुआ। इतने कम अंतर में तो प्रभाजी आसवन विधि भी फेल हो जाएगी। या फिर मैं यूं कहूं कि जो कलरफुल हैं, मान लो एक मिश्रण है उसमें 2 या 3 कार्बनिक पदार्थ हैं और वे अलग अलग कलर के हैं और आपस में मिले हुए हैं और सैंपल है बहुत छोटा सा, कम मात्रा में सैंपल है हमारे पास, मिश्रण बहुत कम मात्रा में है, तो ऐसी जगह काम करती है हमारी वर्ण लेखन। बहुत सारी बातें ऐसी ही मैं आगे भी आपको बताऊंगा जब वर्ण लेखन को पूरा पढ़ा दूंगा, जब मैं बताऊंगा कि इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। अभी तो थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया। इसमें आप 2 बातें ध्यान रख के चलोगे अभी फिलहाल। जब आपके पास मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो ये विधि काम करेगी, और जब 8 विधियां फेल हो रही हो तो ये विधि काम करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल इसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम शोधन के लिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आप इसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में करोगे इस प्रैक्टिकल को, इसलिए ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहली बात ये आती है, हेडिंग तो लिख लिया आपने, वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी लिख लिया ना हेडिंग। देखो मैं आपको बताता हूं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वेट। क्या नाम था? स्वेट था। इन्होंने इसके बारे में हमें बताया था, तो यहां लिख लेना आप स्वेट। इन्होंने इसकी खोज की थी। इस विधि की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्वेट थे। इनका नाम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और हेडिंग लिखनी है सिद्धांत। सिद्धांत। मान लो आपके पास कोई कार्बनिक मिश्रण है, पदार्थों का मिश्रण है और उसमें बहुत सारे अवयव हैं और वे अवयव
किसी अधिशोषक के ऊपर अलग अलग मात्रा में अधिशोषित होते हैं, तो वो अधिशोषक उन अवयवों को, उन हिस्सों को जो उस मिश्रण के अंदर हैं, जो जो कार्बनिक यौगिक उस मिश्रण के, चाहे भाग कह दो या अवयव कह दो या हिस्से कह दो या पार्ट्स कह दो, आपको जब एक मिश्रण दिया जाएगा ना, उसमें 2, 3, 4 कई तरह के कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम अवयव। तो किसी कार्बनिक मिश्रण में जो उसके अवयव हैं, उनकी अधिशोषित होने की क्षमता किसी अधिशोषक के ऊपर अलग अलग होती है। अब कुछ बच्चों के समझ में यूं ही नहीं आ रहा होगा कि सर अधिशोषित और अधिशोषक, अधिशोषण क्या है, ये शब्द यही नहीं हमें पता चल रहे। तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, समझो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक स्पंज है, मान लो मेरे पास एक स्पंज है इस तरह का, ये मेरे पास एक फोम है, देख रहे हैं ना फोम। इस फोम को मैं पानी में डुबा दूं, तो यदि फोम को मैंने पानी में डुबा दिया ना इसे, तो पानी इसके अंदर तक चला जाएगा। मैं कहूंगा कि क्या हुआ है, कौन सी घटना हुई है, आप कहोगे कि सर ये हुआ है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, इसने पानी को अवशोषित कर लिया। और आप इसे यूं पकड़ के दबाओगे, निचोड़ दोगे, पानी निकल जाएगा सारा। अवशोषण तो उसे कहते हैं जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर तक चला जाता है, उसे कहते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। पर हम अवशोषण की बात कतई नहीं कर रहे हैं इस समय, हम बात कर रहे हैं अधिशोषण की, एड्सॉर्प्शन की। अधिशोषण का मतलब होता है यदि इसी फोम को या डस्टर को, जो भी कुछ कह रहे हैं आप इसे मैं एक आटे के कनस्तर में डाल दूं। आटा का एक डब्बा मान लो घर में रखा हुआ है, बहुत बड़ा कनस्तर है, डब्बा है या ड्रम, जो भी कुछ आप उसे कहते हो, उसमें मैंने इसे डाल दिया और डाल के अच्छी तरह आटे के अंदर को घुमा के निकाल दिया बाहर। तो क्या आटा इसके अंदर तक चला जाएगा? रोटी बनाने के आटे की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर तक चला जाएगा क्या? वो नहीं, वो इसके ऊपर चिपक जाएगा, इसकी सतह पर। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपक जाता है ना, तो इसे कहते हैं हम अधिशोषण। क्या कहते हैं? अधिशोषण। जो पदार्थ चिपकता है उसे कहते हैं अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ, और जिसके ऊपर चिपकता है उसे कहते हैं अधिशोषक। अधिशोषक का मतलब जो दूसरों को अपने ऊपर चिपकाएगा, और अधिशोष्य माने जो चिपकेगा। जैसे ये बोर्ड जो है ना, वो अधिशोषक है, और मेरी इंक देखो इसके ऊपर चिपक रही है, इंक चिपकती है ना इसके ऊपर, तो इंक बोर्ड के ऊपर इंक का अधिशोषण होता है, ना कि अवशोषण। ये इंक बोर्ड के अंदर तो नहीं जाती, बोर्ड के ऊपर चिपकी रहती है बस। समझ में आ रही बात? जैसे मैं आपको कहूं कि आप जो है अपने नेल्स पर पेंट लगाते हो, नेल पेंट आपने लगा लिया, तो नेल पेंट का क्या होता है? नेल पेंट का होता है अधिशोषण। जो सतह पर चिपकता है वो अधिशोषण है, और जो अंदर तक चला गया वो अवशोषण है। क्लियर होगी ना बात? तो मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास एक कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है, उसमें 2 या 3 कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे A, B, C 3 यौगिक हैं उसके अंदर मिले हुए मिश्रण में, और वे तीनों यौगिक, उनका किसी एक अधिशोषक के ऊपर अधिशोषित होने की क्षमता उनकी अलग अलग है। उनमें से कोई तो बहुत ज्यादा अधिशोषित हो रहा, कोई कम हो रहा, कोई उससे भी कम हो रहा। तो यदि किसी मिश्रण में उपस्थित यौगिकों की किसी एक अधिशोषक के ऊपर अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होती है, तो इस थ्योरी पर, इस सिद्धांत पर काम करता है हमारा ये मेथड जो हमने लिख रखा है यहाँ, वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी। वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी, ठीक है? तो यहां लिख लो आप, यह विधि समझ में आएगा अभी और भी अच्छी तरीके से। यह विधि किसी मिश्रण में उपस्थित अवयवों की किसी अधिशोषक पर
अधिशोषक उसे कहते हैं जो अधिशोषित करता है, पदार्थों को अपने ऊपर चिपकाता है। जैसे बोर्ड मार्कर की इंक को अपने ऊपर चिपकाता है। मार्कर की इंक देखो कितनी चिपक रही है इसके ऊपर, और यदि मैं इसके ऊपर चौक चलाऊं, चौक भी क्या इतनी चिपकेगी इसके ऊपर। आप कहोगे सर चौक वाला बोर्ड तो है ही नहीं है, कैसे चिपक जाएगी? चिपकेगी ना कम। तो साफ बात है कि चौक का अधिशोषण इसके ऊपर कम हो रहा, चौक की इसके ऊपर अधिशोषित होने की क्षमता कम है नहीं यहाँ चौक मेरे पास कोई। और इंक, मार्कर की इंक की अधिशोषित होने की क्षमता इसके ऊपर ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात? तो यहाँ इसी तरीके से यह विधि किसी मिश्रण में उपस्थित अवयवों की किसी अधिशोषक के ऊपर, अधिशोषक के ऊपर अधिशोषित होने की अलग अलग की जगह भिन्न भिन्न भी लिख सकते हो आप। अलग अलग क्षमता पर, अलग अलग क्षमता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। मतलब उस मिश्रण में जितने भी पदार्थ हैं वे किसी अधिशोषक के ऊपर अधिशोषित होने की अलग अलग क्षमता रखते हैं। कोई ज्यादा अधिशोषित होगा, कोई कम अधिशोषित होगा। ठीक है, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो अधिशोषक होता है ना, अधिशोषक ऐसा होता है जैसे हमारा बोर्ड है जो अपने ऊपर अधिशोषित करता है पदार्थों को। ये अधिशोषक जो है वो स्थिर रहता है अपने आप, वो नहीं गति करने का। जैसे हमारा बोर्ड स्थिर है, तो अधिशोषक तो स्थिर प्रावस्था होती है इस विधि में। जब भी हम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो ध्यान रखना आपको कि अधिशोषक तो स्थिर होगा, वो गति नहीं करेगा, अपनी जगह रहेगा। ठीक है, और एक हम प्रयोग करते हैं विलायक। विलायक का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि विलायक में ही उस मिश्रण को घोल दोगे आप। मान लो एक कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है जिसमें 3 कार्बनिक यौगिक हैं ABC, तो उन यौगिकों को एक विलायक में घोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, और विलायक में घोल के फिर हम अधिशोषण करवाएंगे उनका इसके ऊपर, अधिशोषक के ऊपर। कैसे करवाएंगे सारी बातें डिस्कस करेंगे। विलायक होती है गतिक अवस्था, गतिक अवस्था, गतिक अवस्था। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं कहूं कि मेरे मार्कर की इंक है, ये मार्कर की इंक जो है वो कोई ना कोई विलायक तो है ही इसके अंदर, लिक्विड है ना वो। यदि मैं ब्लैक कलर का पाउडर लेके उसे इसके ऊपर लिखना शुरू कर दूं तो लिखा नहीं जाने का, नहीं तो फिर चौक भी तो व्हाइट कलर का पाउडर ही है। इसी तरह ब्लैक कलर की चौक लिया तो उससे लिख देता मैं इसके ऊपर, पर लिखा ना जाता। आपने इंक को यानी ब्लैक कलर को किसी ना किसी विलायक में घोल रखा है, घोल रखा है ना। तो इसी तरह जो हमें कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण दिया जाएगा उस मिश्रण को किसी ना किसी विलायक में हम घोल देंगे। ध्यान रखना है अधिशोषक तो स्थिर प्रावस्था होती है और विलायक गतिक अवस्था या गतिक प्रावस्था होती है। ठीक है, गतिक प्रावस्था लिख सकते हो आप इसे। कभी आप समझो सर यहाँ तो आपने प्रावस्था लिख दिया और यहाँ अवस्था लिख दिया, तो आप यहाँ भी प्रावस्था ही लिख दो। चलो प्रावस्था लिखो, चलो अच्छा पोज करके लिखो, जल्दी लिखो, फिर आगे की बातें बताता हूं। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई वर्ण लेखन विधि वहां प्रयोग करनी होगी जहां हमारी पहली 8 विधियां फेल हो जाती हैं, कोई सी भी विधि काम नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सैंपल बहुत कम मात्रा में होगा ना, हमें जो मिश्रण दिया जाएगा वो मिश्रण ही बहुत थोड़ा होगा, बहुत कम मात्रा में होगा। और यदि मिश्रण बहुत कम मात्रा में है तो हम कौन सी विधि लगाएंगे? क्रिस्टलन भी नहीं लगने की, प्रभाजी क्रिस्टलन नहीं लगने की, ऊर्ध्वपातन विधि नहीं लगने की। ठीक है, साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन, निर्वात आसवन,
ये सारी विधियां फेल हो जाएंगी जब सैंपल ही बहुत थोड़ा होगा तो। ठीक है, हेडिंग लिखो, चलो एक हेडिंग लिखो, वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी के प्रकार। वर्ण लेखन कितने प्रकार का होता है ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए भाई। और आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार का होता है वर्ण लेखन। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इसमें पहला प्रकार तो है अधिशोषण वर्ण लेखन। अधिशोषण, अधिशोषण वर्ण लेखन, इसे इंग्लिश में आप कह सकते हो एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक तो मेथड ही है। और दूसरा प्रकार होता है वितरण वर्ण लेखन। वितरण, वितरण वर्ण लेखन, या इसे आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमेटोग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो 2 तरह का होता है भाई, ध्यान रखना वर्ण लेखन, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा पहले वाले पर रहेगा, पहले वाला अधिशोषण वर्ण लेखन। आज हम इसकी बात करेंगे, अधिशोषण वर्ण लेखन की। पर आपके लिए एक बात बताऊं, ये जो अधिशोषण वर्ण लेखन है ना, यह भी 2 प्रकार का होता है। लंबी कहानी चलेगी। अधिशोषण वर्ण लेखन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से 2 प्रकार मैं बताता हूं आपको। नंबर ए, पहला तो होता है स्तंभ या कॉलम वर्ण लेखन। स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, पता है ना आपको, खंबे को कॉलम कहते हैं। कॉलम हिंदी में लिख दिया मैंने क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है बुक्स में। स्तंभ या कॉलम वर्ण लेखन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसे। स्तंभ या कॉलम वर्ण लेखन। और एक होता है इसका पार्ट बी, ए बी लिख रहे हैं हम, पतली परत वर्ण लेखन। पतली परत वर्ण लेखन। पतली परत वर्ण लेखन को हम कहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लेना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जल्दी से पोज करके लिखो, पोज करके लिखो, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। हम आज इसे पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे आज। जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है। तो वर्ण लेखन के प्रकार हमने पढ़े, 2 हैं, अधिशोषण और वितरण। फिर हमने टारगेट बनाया अपना अधिशोषण वर्ण लेखन। और अधिशोषण वर्ण लेखन में भी पढ़े 2 प्रकार हमने, स्तंभ और पतली परत। तो आज का हमारा मेन फोकस जो रहेगा ना, मेन टारगेट रहेगा, वो रहेगा स्तंभ वर्ण लेखन पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही है। एग्जाम में यदि वर्ण लेखन आता है तो समझ जाओ कि स्तंभ वर्ण लेखन ही आएगा, इसके ही चांस आने के सबसे ज्यादा हैं। स्तंभ वर्ण लेखन के, या कॉलम वर्ण लेखन के, या कॉलम क्रोमेटोग्राफी के। तो हेडिंग लिख लो आप, स्तंभ या कॉलम वर्ण लेखन। हेडिंग नंबर ए, स्तंभ या कॉलम वर्ण लेखन।
स्तंभ या कॉलम वर्ण लेखन। अब स्तंभ या कॉलम वर्ण लेखन में आपको क्या क्या बातें समझनी है, देखो मैं बता रहा हूं। इसमें सबसे पहली बात यह समझनी है कि इसमें जो स्थिर प्रावस्था होती है ना, जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको, ऐसे ही यहां ध्यान रखना है आपको स्थिर प्रावस्था का। इसमें आपको स्थिर प्रावस्था जो लेनी है वो होती है ठोस। स्थिर प्रावस्था कैसी होती है? ठोस होती है। यानी जो हमें अधिशोषक लेना है वो ठोस लेना है। स्थिर प्रावस्था अधिशोषक ही तो होती है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अभी फिर दोबारा बताऊंगा मैं, ध्यान से समझना आप। और जो इसमें गतिशील प्रावस्था होती है, गतिशील कह दो या गतिक कह दो, एक ही बात है। गतिशील प्रावस्था होती है इसमें द्रव। विलायक तो द्रव ही, विलायक जो लोगे आप वो द्रव ही तो लोगे, और विलायक ही गतिशील प्रावस्था होती है। ये बात भी मैंने बताई थी आपको। अच्छा, एक बात ध्यान रखो कि इस विधि के या इसके प्रमुख पद कौन कौन से हैं। प्रमुख पद कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं हमें, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, ये समझ लो ध्यान से। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है ना, नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है स्तंभ का निर्माण। स्तंभ, स्तंभ माने खंबा, कॉलम, स्तंभ का निर्माण। चलो इसके बारे में पहले ही बात कर लें, चलो बाद में नाम लिखते रहेंगे, बात करते रहेंगे। स्तंभ का निर्माण, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें स्तंभ का निर्माण कैसे करना है। देखो मैं बताता हूं कैसे करना है स्तंभ का निर्माण। आपको एक ब्यूरेट लेना है। ब्यूरेट, ब्यूरेट तो देखा है लैब में, ऐसा होता है ब्यूरेट। देखो मैं बताता हूं कैसा होता है ब्यूरेट। इधर लिख लेंगे नाम और इधर बना देंगे हम ब्यूरेट। ऐसा होता है ब्यूरेट, कांच की एक बड़ी सी परख नली, और उस परख नली के अंदर खासियत ये होती है, इसकी खासियत मैं बताता हूं क्या होती है ब्यूरेट की, कि इसमें नीचे लगी होती है कि स्टॉप कॉक, इस तरह, और इसे आप किसी स्टैंड पे रख लोगे। यहां एक इसमें इस तरह का स्टॉप कॉक लगा होता है, इस तरह का, देख रहे हैं ना आप, ये पेंच है, और इस पेंच को जब ढीला करोगे तो नीचे लिक्विड निकलता रहेगा। इसे हम कहते हैं, इसे हम स्टैंड पे लगा लेंगे। मैं यहाँ स्टैंड नहीं बना रहा, स्टैंड के ऊपर हम इसे लगा लेंगे, बस ध्यान रखना। इसमें आपको क्या करना है, सबसे नीचे इसमें आपको यहां तक, लगभग यहां तक आपको कांच की रुई भरनी है। इसमें कांच की रुई देखी होगी आपने, थर्मस वगैरह यदि कोई पुराना हो गया तो मैं लिख देता हूं कांच की रुई, ठीक है। ग्लास वूल भी कहते हैं इसे, ग्लास वूल, कांच की रुई। और कांच की रुई के ऊपर आपको एक लेयर पतली सी बनानी है रेत की, ठीक है। यहां लिख देता हूं ये परत आपने बनाई रेत की, ठीक है। तो सबसे नीचे तो आपको कांच की रुई, और कांच की रुई के ऊपर आपको भरना है क्या, रेत की एक पतली सी परत बनानी है। और रेत की परत बनाने के बाद आपको ज्यादा से मात्रा में, यहां तक लगभग इतना मान के चलो, यहां तक, यहां से यहां तक जो हमने भरा है ना, वो आपको भरना है। यहां लिख देता हूं अधिशोषक, ये अधिशोषक है, ठोस अधिशोषक। और ध्यान रखना कि अधिशोषक सबसे अच्छा होता है एल्यूमिना, Al2O3। अधिशोषक आपको इस तरह भरना है कि इसमें हवा ना रहे बीच में, बिल्कुल भी, बिल्कुल ठूस ठूस के भरना है अधिशोषक को। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी लुगदी बना के भरते हैं, लुगदी।
जैसे कि मान लो आपने इस अधिशोषक एल्यूमिना को, या तो आप इसे पेट्रोलियम ईथर में घोल के इसकी लुगदी बना दो, और या फिर आप इसके अलावा और भी कार्बनिक विलायक यूज कर सकते हो, या तो पेट्रोलियम ईथर यूज कर लो, या फिर पेट्रोलियम ईथर की जगह आप बेंजीन तो है तो कार्बनिक विलायक, हेक्सेन कर सकते हो इस्तेमाल, हेक्सेन, या मैं लिख देता हूं यहाँ हेक्सेन, हेक्सेन इस्तेमाल कर सकते हो। हेक्स माने 6 कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड। तो या तो आप एल्यूमिना को ईथर में घोल के उसकी लुगदी बना दो, ध्यान से सुनियो जरा सारी बातों को ध्यान से, या तो एल्यूमिना को ईथर में मिला के उसकी लुगदी बना लो, या एल्यूमिना को हेक्सेन में घोल के उसकी लुगदी बना दो, और वो अधिशोषक का काम करेगा। सबसे ज्यादा मात्रा में आपको अधिशोषक यहाँ भरना है। उसके ऊपर फिर एक पतली सी परत रेत की बना देना, रेत, और ये रुई वगैरह, रेत कांच की रुई है, फिल्टर का काम करती है, छलनी का। फिर हमने रेत की एक पतली परत इसके ऊपर बिछा दी। तो ये जो सिस्टम तैयार हो गया है ना हमारे पास, ये सारा स्तंभ है, ये सारा क्या है, स्तंभ। ठीक है, जो हमने लिखा स्तंभ का निर्माण। तो स्तंभ के निर्माण में सबसे पहले ये उपकरण क्या है, ब्यूरेट। ब्यूरेट में नीचे कांच की रुई, फिर रेत की पतली परत, फिर अधिशोषक एल्यूमिना जो ईथर या हेक्सेन में घोल के लुगदी बना रखी है आपने, फिर उसके ऊपर एक पतली परत रेत की, और ऊपर से खाली भी रहना चाहिए ब्यूरेट, क्योंकि यहाँ उस पदार्थ का मिश्रण डालना है, उन पदार्थों का जिन्हें आपको अलग अलग करना है, उनके लिए जगह चाहिए, 1/4 जगह बची होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे स्तंभ के निर्माण में लिखेंगे एक ब्यूरेट। एक चीज ध्यान रख लेनी है कि ब्यूरेट को धो के साफ करके सुखा के जब इस्तेमाल करना है। कभी ब्यूरेट उठाओ और सीधा यूज कर लो, काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आपको ब्यूरेट को उठाओ, उसे साफ करो, धो अच्छी तरीके से, और धोने के बाद फिर सुखा लो, फिर करो इस चीज को। एक ब्यूरेट में सबसे नीचे कांच की रुई, सबसे नीचे तो हमने कांच की रुई भर दी, फिर कांच की रुई के ऊपर क्या भरा था, रेत की क्या भरी, पतली परत, रेत की पतली परत, फिल्टर का काम करेगी, छलनी का। फिर उसके ऊपर क्या भरा बताओ, अधिशोषक। चलो ऐसे नहीं, ऐसे लिखूंगा जिससे आप भूलो ना, अधिशोषक की लुगदी यानी उसका एक गाढ़ा घोल, अधिशोषक की लुगदी। ब्रैकेट में लिख देता हूं, अधिशोषक वैसे बहुत सारे होते हैं, पर आप एल्यूमिना यूज कर सकते हो, Al2O3। और लुगदी बनाने के लिए या तो पेट्रोलियम ईथर इस्तेमाल करो, पेट्रोलियम ईथर करो इस्तेमाल, या फिर आप इस्तेमाल करो हेक्सेन का, एल्यूमिना को घोल के लुगदी बनाने के लिए। ठीक है, तथा यहां से यहां तक हमारे पास ये अधिशोषक है, तथा फिर पतली परत रेत की पुनः बनाते हैं, रेत की फिर एक पतली परत उसके ऊपर बना देंगे। इस तरह आपका स्तंभ तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्तंभ बन गया। जल्दी से पोज करके लिख लो आप, लिख लिया बेटे? ठीक है, तो ये हमने बना लिया स्तंभ या कॉलम। अब हमें क्या करना है,
हमने पहला स्टेप तो ले लिया, स्तंभ का निर्माण करना। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, अधिशोषण करना है मिश्रण में उपस्थित अवयव जो हैं, जो हमें सैंपल दिया गया ना कि इस सैंपल में से जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उन पदार्थों को आप अलग अलग कर दो। तो सैंपल में से कार्बनिक पदार्थों को अलग अलग करना है। दूसरे स्टेप में यही काम करना है हमें। सैंपल में, उस नमूने में, उस मिश्रण में जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हें अलग अलग करना है। तो आप हेडिंग नंबर 2 लिखो। हेडिंग नंबर 2, गतिक प्रावस्था का अधिशोषण। गतिक प्रावस्था का अधिशोषण। अब गतिक प्रावस्था का अधिशोषण कैसे होगा, यह समझने वाली बात है। सबसे पहले जो कार्बनिक मिश्रण आपको दिया गया है, उस कार्बनिक मिश्रण को उचित विलायक में घोल लो, जिसमें भी घुल जाते हो आसानी से। कार्बनिक विलायक ही होगा वो जिसमें आप घोल लोगे, और घोल के यहां भर दो ऊपर इसके, यहां। ठीक है, एक ऐसे उपकरण से भरना है जो बूंद बूंद करके गिराए। मान लो आपने मिश्रण को, चलो इसी से ही भरते हैं, नहीं अलग कलर का लेते हैं पेन, अलग कलर का। यहां आप भर दोगे, यहां भरोगे आप। ठीक है, समझ रहे ना। मान लो उसमें एक पदार्थ तो हमने ब्लू कलर से दिखा दिया, एक पदार्थ ब्लैक कलर से दिखा दिया, और एक दिखा दिया रेड कलर से। मान लो 3 पदार्थ हैं, इनके नाम मैं बता देता हूं, ABC बोलता हूं, मान लो ABC। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां हमने भरा है कार्बनिक मिश्रण है हमारे पास, प्लस इसे हमने घोल रखा है एक विलायक में। कार्बनिक मिश्रण को एक विलायक में घोल के और फिर डालोगे आप ऊपर रेत के। ठीक है, क्या होगा ऐसा करने से, मैं बताता हूं क्या होगा। यहां से ही लिखते हैं, चलो। मिश्रण को, मिश्रण में ही वे पदार्थ हैं जिन्हें अलग अलग करना है, वे कार्बनिक पदार्थ हैं। मिश्रण को एक उचित कार्बनिक विलायक में, उचित कार्बनिक विलायक में घोलकर, उचित कार्बनिक विलायक में आपने घोल दिया। स्तंभ के, स्तंभ माने यहां तक तो हमारा स्तंभ था ना, यहां तक तो ठोस है पूरा, यहां तक। स्तंभ के ऊपर डालते हैं, और बूंद बूंद करके डालना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, एकदम नहीं डालना। मतलब ये जो रेत की परत है खराब नहीं होनी चाहिए, बहुत स्लोली डालना है, बहुत आसानी से, सावधानी से, सरलता से। ठीक है, धीरे धीरे डालते हैं, जिससे अब ऊपर डालने से क्या फायदा होगा, देखो इसमें आपके पास 3 पदार्थ हैं, मान लो A, B और C। होगा क्या कि इन तीनों पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ A, B और C जिसका मिश्रण था, जिसे आपने इस विलायक में घोल रखा है मिश्रण को, उसके अंदर 3 अवयव थे, मान लो A, B, C। तो मिश्रण के जो अवयव हैं, उन अवयवों में से जो अवयव इस अधिशोषक में से, यहां से लेके यहां तक अधिशोषक का ही कॉलम खड़ा हुआ है, ये यहां से यहां तक, रेत से रेत तक, इस अधिशोषक में जो सबसे ज्यादा मात्रा में अधिशोषित होगा ना, उसका परत, उसका लेयर सबसे ऊपर बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मान लो यहां जो है सबसे ज्यादा
जो अधिशोषित होने वाला पदार्थ है उसका निशान, उसकी परत, उसकी लेयर यहां बनी है रेड कलर की, और मैंने उसका नाम रख दिया, मान लो ए की परत बनी है यहाँ, ठीक है। और उससे कम अधिशोषित होने वाला जो पदार्थ था उसकी परत यहां बनी है, मान लो यहाँ ये इसकी परत बनी है बी की, बी। अलग अलग कलर की भी बन जाती हैं ये परतें, यदि हमारे पास मिश्रण में जो पदार्थ हैं वे अलग अलग कलर के हैं, और एक की परत मान लो यहां बनी है, यहां। तो इन ये जो लेयर्स बनती है ना, ये मान लो सी है, ये लिख दिया मैंने, सी इसके अंदर ही लिख दिया, या बाहर भी लिख सकते हो आप। ये जो लेयर्स बनती हैं ये अलग अलग कलर की भी बन सकती हैं, सुनना ध्यान से, अलग अलग कलर की भी बन सकती हैं, अलग अलग चौड़ाई की भी बन सकती हैं, और इन परतों को ही हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफ या वर्ण लेख। वर्ण माने क्या होता है, रंग ही तो होता है, ठीक है। तो इस विधि का नाम वर्ण लेखन इसलिए तो है, वर्ण लेखन इसलिए है क्योंकि अलग अलग तरह के, अलग अलग वर्णों के, अलग अलग रंगों के निशान आपको मिलते हैं वहां ब्यूरेट में। जो आपका जो अधिशोषक है, यदि ये परत सबसे ऊपर बनी ना, तो ये तीनों चीजें इस मिश्रण में थी, और जो परत सबसे ऊपर बनी वो पदार्थ इस अधिशोषक में यानी एल्यूमिना में सबसे ज्यादा अधिशोषित हो रहा। जो सबसे ज्यादा अधिशोषित होता है उसका लेयर सबसे ऊपर बनता है, और जो सबसे कम अधिशोषित होता है उसका लेयर सबसे नीचे बनता है। इस तरह हम अधिशोषित करते हैं। हेडिंग देखो क्या है, गतिक प्रावस्था का अधिशोषण। मिश्रण को एक उचित कार्बनिक विलायक में घोलकर स्तंभ के ऊपर डालते हैं, जिससे सबसे अधिक अधिशोषित होने वाला अवयव लिख दूं, अवयव लिख दो या पदार्थ लिख दो, एक ही बात है। अवयव माने हिस्सा, मिश्रण का वो भाग। सबसे अधिक अधिशोषित होने वाला अवयव सबसे ऊपर अपनी परत बनाता है, सबसे ऊपर अपनी परत बनाता है, जबकि सबसे कम जो सबसे कम अधिशोषित होगा उसके बारे में बताओ कुछ। सबसे कम अधिशोषित होने वाला पदार्थ सबसे कम अधिशोषित होने वाला पदार्थ ये सी। ये तो नाम मैंने अपने आप रख दिए ABC। पदार्थ तो अलग अलग होंगे, उनके नाम पता है आपको, कार्बनिक यौगिकों के अलग अलग होते हैं। पदार्थ सबसे नीचे अपनी परत बनाता है, तो इस तरीके से आप यहां देखोगे कि मिश्रण में जितने भी हमारे अवयव थे उनका अधिशोषण अलग अलग लेयर पर, अलग अलग ऊंचाइयों पर हुआ है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, तीसरा स्टेप लेते हैं फिर। अब हम क्या करें, लेयर तो बन गई है सारी अलग अलग, अब क्या करना चाहिए, जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब हमें ये जो हमें पता चल गया कि भाई ये हमें 3 लेयर्स मिल गई, 3 की जगह 4 भी मिल सकती हैं, 5 भी, वो डिपेंड करता है कि मिश्रण में कितने कार्बनिक पदार्थों को मिलाकर आपको दे रखा है। ठीक है,
इन लेयर्स में से इन पदार्थों को अलग करना है, निकालना है अलग अलग शुद्ध अवस्था में। अब कैसे निकाल लेंगे, देखो मैं बताऊंगा आपको कैसे निकाल लेंगे हम। अब आपको एक विलायक ढूंढना है, जो विलायक इन्हें घोल ले अपने अंदर। एक विलायक, ये तो यहां से नीचे चला गया होगा ना सारा मटेरियल, आपको बताया वहां से सारा मटेरियल नीचे चला गया होगा, ये बात पक्की है। जब सारा मटेरियल नीचे चला गया तो वहां जगह फिर बन गई, और जगह बन गई तो उस जगह में एक विलायक डालना है आपको, कार्बनिक विलायक, जो इन सबको घोलता चला जाए। तो जब आप ऊपर से कार्बनिक विलायक डालोगे ना, जिसे मैं कहूंगा निक्षालक, पहले आप हेडिंग ही लिख लो, फिर हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो नंबर 3 तीसरा स्टेप, निक्षालन। हेडिंग लिखो निक्षालन। निक्षालन, देखो क्या करना है, क्या करना है, आप एक बढ़िया सा विलायक डाल लो, जिसे आप निक्षालक भी कह सकते हो, और वो विलायक वहां से यूं आएगा नीचे। पर जो पदार्थ सबसे कम अधिशोषित हुआ है, जिसकी परत सबसे नीचे बनी है, उसे सबसे पहले घोल लेगा वो अपने अंदर, और सबसे पहले घोल के नीचे ले जाएगा। यहां से पेच ढीला करना है, और पेच ढीला करके नीचे बीकर रखते रहने हैं बारी बारी से, या फ्लास्क रख लो, कोनिकल फ्लास्क, जो भी चीज रखनी है। पेट ढीला करो, लेयर थोड़ा नीचे सरकेगी, ये भी नीचे सरकेगी, ये भी। ये सबसे पहले घुलेगा, जिसका अधिशोषण सबसे कम हुआ है वही सबसे पहले घुलेगा उस विलायक में, जो आप निक्षालक ऊपर से डालोगे, और ये घुल के नीचे आ जाएगा, निकल गया, ये लेयर पूरा निकल गया नीचे। आप इसे फ्लास्क को या ग्राही को अलग रख लो, उठा के इसके ऊपर लिख लो सी, या जो भी नाम है इसका। फिर जब पेच आपने ढीला कर रखा तो ये भी नीचे आ रही होगी लेयर, ये भी। तो दूसरे नंबर पे जब ये लेयर ये वाली नीचे आ जाएगी, ये निकल जाएगी, ये दूसरे बर्तन में निकाल दिए, तीसरे बर्तन में निकालनी है। इस तरह आप हर एक लेयर को अलग अलग निकाल लोगे। पर आपको ध्यान रखना है कि कार्बनिक विलायक यूज करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए, यानी निक्षालन के लिए, इसके लिए ब्यूरेट में ऊपर से, ब्यूरेट में ऊपर से एक, ब्यूरेट में ऊपर से एक कार्बनिक विलायक, ऊपर से एक कार्बनिक विलायक, अर्थात कार्बनिक विलायक को आप कह सकते हो निक्षालक। ये भी आपको सेलेक्ट करना होगा, छांटना होगा कि कौन सा कार्बनिक विलायक अच्छा है, जो सबसे कम अधिशोषित होने वाले पदार्थ को सबसे पहले घोल ले अपने अंदर। कार्बनिक विलायक अर्थात निक्षालक डालते हैं, डालते हैं, निक्षालक डाल दो आप ऊपर से, जो सबसे कम क्या, सबसे नीचे लिखो, जो वही बात है, सबसे कम अधिशोषित हो रहा वो सबसे नीचे ही है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। जो सबसे नीचे वाले पदार्थ को, कार्बनिक पदार्थ की बात चल रही है, कार्बनिक यौगिक कह दो या कार्बनिक पदार्थ, पदार्थ को सबसे पहले घोलकर यानी अधिशोषक से अलग कर देगा उसे। अधिशोषक ने तो अभी इसे अधिशोषित कर रखा, पर अधिशोषक से अलग करेगा कौन, विलायक। अधिशोषक वो है जो यहां से लेके यहां तक का जो एल्यूमिना का खंबा खड़ा कर रखा आपने, वो अधिशोषक है। सबसे पहले घोलकर, पदार्थ को सबसे पहले घोलकर स्टॉप कॉक के द्वारा, ये स्टॉप कॉक है, पेज ढीला करोगे नीचे आ जाएगा मटेरियल सारा।
बाहर ले जाता है। इसी प्रकार सभी परतों को अर्थात सी तो सबसे पहले जाएगी, सी के बाद बी और फिर ए को अलग अलग ग्राही माने जिस बर्तन में आप इकट्ठा कर रही हैं, ग्राही में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, सबको आप अलग अलग बर्तनों में इकट्ठा कर लोगे। तो ये तरीका है, देखो कितना अच्छा तरीका है। सबको अलग अलग बर्तनों में आपने इकट्ठा कर लिया, तो वो जो मिश्रण था उस मिश्रण से सारे पदार्थों को आपने अलग कर दिया। जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा स्तंभ वर्ण लेखन। स्तंभ वर्ण लेखन की बात करी है अभी हमने, स्तंभ वर्ण लेखन, समझ रहे हैं ना। अब इसमें हमें वर्ण लेखन में खाली इसे ही नहीं पढ़ना है, वर्ण लेखन कल भी पढ़ाऊंगा मैं, परसों भी वर्ण लेखन ही पढ़ाऊंगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एग्जाम्पल तो बता दो कोई तो बेटे एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकता है। यदि आपको मिश्रण बहुत कम मात्रा में दिया गया हो तो इस मेथड का यूज करोगे। इसमें अभी एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मुझे वर्ण लेखन पूरा समझाने दो। वर्ण लेखन का एक ही हमने तरीका सीखा है, मुख्य रूप से दो तरह का वर्ण लेखन होता है और दो में से पहले का भी पहला प्रकार पढ़ा है अभी। फिर हम इसी का दूसरा प्रकार कल पढ़ेंगे और परसों पढ़ेंगे वो जो सेकंड टाइप का वर्ण लेखन है उसके बारे में। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कहाँ कहाँ यूज होता है, पर मैं लास्ट डे यानी परसों को भी बताऊंगा इसके बारे में कि कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं वर्ण लेखन का। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ध्यान रखो टेलीग्राम पर जो चैनल है हमारा KMD सहारनपुर, उस पर सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।